क्या सच में आने वाला है रिसेशन? क्या मंदी आएगी? अगर मंदी आई तो भारत का क्या होगा? वर्ल्ड बैंक ने किया ऐलान, आने वाली है मंदी का दौर 2023 में। एक बार फिर से लोग होंगे बेरोजगार, आ रहा है रिसेशन, बैंकों से ब्याज लेना पड़ेगा महंगा, बढ़ेगी महंगाई और कम होगी कमाई। ये सुनकर आपको 2008 की मंदी वाला दौर तो याद नहीं आ गया, लेकिन अब की बार हालात उससे भी कई ज्यादा खराब होने वाले हैं। आखिर मंदी आने का कारण क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस समय हमारी दुनिया 50 सालों से सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया है कि 2023 तक दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आने का काफी अधिक संभावना है और साथ ही दुनिया अब तक की सबसे बड़ी मंदी देखेगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह रहा है, असल में इसका असर दिखना शुरू हो गया है और दुनिया के सभी बैंक रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर बैंक हमें लोन देता है। अब ये क्यों हो रहा है और इसकी वजह से रिसेशन कैसे हो रहा है, चलिए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए, ये सिंपल सी बात है कि जब लोगों को कम इंटरेस्ट पर कर्ज मिलेगा तो लोग ज्यादा खर्च लेते हैं। तो लोगों के पास जब पैसा होता है तो उस पैसे को खर्च करने की सोचते हैं। ऐसे में डिमांड बढ़ती है और जब डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। मुद्रास्फीति का मतलब है एक निश्चित समय में कीमतें के बढ़ने की दर। यहाँ पर सरकार रेपो रेट बढ़ाती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। रेपो रेट बढ़ाने से ये फर्क पड़ता है कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और इस वजह से जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो खर्च भी कम करेंगे, इससे डिमांड कम होगी और इससे महंगाई दर भी कम हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस समय दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। इससे एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है और हो सकता है अब तक का सबसे बड़ा रिसेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि रेपो रेट बढ़ाने का रिसेशन से क्या संबंध है? तो ये इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रोल है। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, जब डिमांड कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है और सप्लाई कम होने का सीधा सा मतलब है कम प्रोडक्शन। कम प्रोडक्शन होगा तो कई वर्कर्स को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है, कंपनियों में छटनी शुरू हो सकती है और लोग बेरोजगार हो सकते हैं। कुल मिलाकर भारत के साथ पूरी दुनिया मंदी के दलदल में फंस सकती है। पिछले 50 सालों में दुनिया ने इतने खराब हालात कभी नहीं देखे होंगे। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ तक कह दिया है कि रिसेशन की शुरुआत अगले साल यानी कि 2023 से हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस मंदी को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि भले ही दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के साथ साथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आज की तारीख में नामुमकिन नहीं है। लेकिन 2021 में ग्लोबल रेपो रेट 2% से भी नीचे आ गया था। लोग आराम से कर्ज ले रहे थे और खूब खर्च कर रहे थे, लेकिन अब इस रेपो रेट को बढ़ाकर 4% कर दिया गया है, यानी कि 2 गुना से ज्यादा। वैसे भारत में तो रेपो रेट अभी 5% पे जा चुका है और देश के सेंट्रल बैंक RBI के अनुसार अभी इसे और बढ़ाया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी देशों को सप्लाई में आने वाली रुकावट को दूर करना होगा। सभी कोशिशों के बाद 2023 में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर 5% के आसपास रहने का अनुमान है, क्योंकि ये अभी 7% से ऊपर जा रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि आपको समस्या तो बता दी, लेकिन इसका हल कौन बताएगा और उस समस्या का हल है भी या नहीं? इस समस्या का हल हम नहीं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने बताया है। उन्होंने कहा है कि मंदी का असर डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ेगा, यानी कि डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री। भारत भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ महंगाई दर बढ़ाने से समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए सभी देशों को करेंसी स्टेबलाइज करनी पड़ेगी और उसी के साथ अपना फोकस विकास पर करना होगा। अभी दुनिया और भारत के सभी बैंक इस पर फोकस कर रहे हैं। अगर वो रेपो रेट बढ़ा देंगे तो लोग कम लोन लेंगे, इसकी वजह से खर्च कम करेंगे और इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। लेकिन ये उपाय बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में इसके काफी गलत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके बदले सभी देशों को सप्लाई बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रोडक्शन कम होगा और इस वजह से गरीबी भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर अब मंदी आना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि लगभग सभी देश इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों, अभी हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, आप भी जान लीजिए भारत कहाँ है, मतलब भारत का इस मंदी में क्या हाल होगा। इस समय भारत की GDP 13.5% है और इस समय हमने ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया है। क्या आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी? अगर हम पूरी दुनिया की GDP की बात करें तो इसमें चीन का 18% का शेयर है और अमेरिका का 16%।
जबकि भारत का केवल 7% का योगदान है। लेकिन इस समय पूरी दुनिया की इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही है। इसके कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। तो पूरी दुनिया में खाने पीने का सामान और पेट्रोल महंगा हो रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया में पेट्रोल डीजल के साथ अनाज की भी कमी महसूस हो रही है। लेकिन इसके बाद भी हमारी भारत की इकोनॉमी पर इतना असर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण है कि सरकार के द्वारा ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन का बहुत ज्यादा असर भारत पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन भारत में भी इन्फ्लेशन है, लेकिन उतना नहीं है जितना बाकी देशों में है। और भारत कई कदम उठा रहा है जो जरूरत के हैं। भारत की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए सीरियस रिफॉर्म अपनाना जरूरी है। इस समय लगभग सभी देश चीन से अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत में आकर प्रोडक्शन यूनिट इंस्टॉल करें और भारत को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और देश को रिसेशन से निकालकर तरक्की की राह पर ले जाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत इस मौके का फायदा उठाएगा या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।